तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहां पर फ्लो होता है, पॉजिटिव की तरफ। और करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो अगर आपको याद हो बच्चे लोग, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट यूनिट क्या होती है, एम्पियर। बट इससे छोटी यूनिट्स भी होती है, इससे छोटी यूनिट्स भी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं मिली एम्पियर, क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर बोले तो 10⁻³ एम्पियर। इसे मिलीमीटर बोलते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 10⁻³ मीटर। ऐसी मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर कितना एम्पियर होगा, 10⁻³ एम्पियर। ऐसे ही होता है माइक्रो एम्पियर, क्या होता है चलो, इसका मतलब होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ये -3 और -6 का कंसेप्ट पता है पावर में, नहीं, इसको भी देख लो भाई। अगर कोई चीज ऊपर है जिसका पावर नेगेटिव है, आप उसको अगर नीचे लेकर आओ तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे ऊपर था तो माइनस था, नीचे आया तो क्या हो गया। अब 10 का पावर 3 मतलब 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। मतलब वो बोल रहा है कि 1 को किससे डिवाइड करो, समझ में आ रहा है। तो छोटा नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.001। तो 1 मिली एम्पियर मतलब कितना एम्पियर, 0.001। अब समझ में आया। ऐसी माइक्रो बोले -6 है, नीचे आएगा तो क्या होगा, +6। मतलब 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10 लाख। कितना हो जाएगा चलो। अब वो उसको पॉइंट में लिखोगे तो 0.0000001। इतना छोटा नंबर। एम्पियर बड़ा क्यों बोल रहा हूं, देखो अपने घर में जो करंट आ रहा है ना, 8 एम्पियर 10 एम्पियर, इससे ज्यादा नहीं आता है। 8 और 10 एम्पियर बहुत बड़ा यूनिट तो दिखता नहीं है, बट वो बहुत ह्यूज अमाउंट का करंट है। वो बहुत ह्यूज अमाउंट। सोचो ना, घर के करंट से अगर शॉक लगे तो क्या होगा। सर थोड़े ज्यादा टाइम के लिए लगे तो हम लोग निकल लेंगे, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग छोटे यूनिट्स में भी बात करते हैं। जैसे बैटरी वगैरह से हम लोग को जो करंट मिलने वाला है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है, उसके बेस पर कितना करंट मिलेगा, ये सब हम लोग और लोअर यूनिट्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग छोटी यूनिट्स बनाना पड़ेगा। हर चीज के लिए बड़ी यूनिट बना नहीं। अरे जाहिर सी बात है भाई, एक स्केल है आपकी, जो नॉर्मल स्केल है वो बहुत छोटी यूनिट मेजर करेगी तो वो कितना मेजर कर लेगी, मिलीमीटर, है कि नहीं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये स्केल लो और यहाँ से लेट से थाने से पनवेल तक का डिस्टेंस माप के बताओ, ये वाली स्केल से, दिक्कत नहीं होगी। आप बोलेंगे ना सर एक तो इतनी छोटी स्केल है, थाने से पनवेल तक का डिस्टेंस आप मेजर करने बोल रहे हैं, मेरे को तो रात हो जाएगी मेजर करते करते। ये पलटी ये पलटी ये पलटी ये पलटी करते रह जाऊंगा, मेजर तो हो नहीं पाएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, फिर बड़ी यूनिट्स बनाते हैं। हम लोग थाने से पनवेल का डिस्टेंस किस में मेजर करके बताते हैं, मिलीमीटर, किलोमीटर में। हम लोग मैप में देखते हैं तो वहां पर किस में आंसर आता है, किलोमीटर। क्यों किलोमीटर में, किलोमीटर वहां पर बड़े डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए। बट मैं आपको बोलूं कि भैया लेट्स से ये क्लास से वो क्लास का डिस्टेंस कितना है, तो आप किलोमीटर में बोलेंगे नहीं। उस टाइम पर आप किस में बात करेंगे, मीटर में, है कि नहीं। तो ऐसी हर चीज की एक यूनिट है। जब उसको छोटा करना है तो वो बड़े यूनिट्स के फॉर्म में उसको लिख नहीं सकते। समझ में आ रहा है। करंट बहुत छोटा है तो आप उसको एम्पियर में बोलने जाएंगे तो शायद 0.00003 एम्पियर बोलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उसको किस में कर दिए, मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में कर दिए कि भैया 3 माइक्रो एम्पियर। समझ में आया, बोलने में अच्छा लग रहा है ना, 3 है। बाद में वो आगे माइक्रो 10⁻⁻6 लगाएगा, वो बात है। अरे क्लियर है कि नहीं भाई, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों लोग किसकी, करंट के लोअर यूनिट्स की। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी है। 1 वोल्ट तो मिली वोल्ट हो सकता है, माइक्रो वोल्ट हो सकता है, मेगा वोल्ट भी होता है। अपने जो रेलवेज की जो लाइन गई रहती है, आप उसमें देखो लिखा रहता है 25,000 वोल्ट। 25,000 वोल्ट बोले तो 25 किलो वोल्ट, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज। अपने घर में कितना आ रहा है, 220 वोल्ट। घर में कितना वोल्ट आ रहा है, आप इमेजिन करो 220 वोल्ट में कितना सारा काम हो रहा है। और अगर वो 220 वोल्ट का किसी को शॉक लगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान मर जाएगा। सही बात है। वहां पर कितना वोल्ट है, 25,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट। आप इमेजिन करें कितना हाई वोल्टेज हो। उससे भी ज्यादा वोल्टेज होता है जहां पर करंट एक्चुअली हम लोग पावर जनरेट करते हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वहां मेगा वोल्ट्स में, गीगा वोल्ट्स में एनर्जी जनरेट होती है। समझ में आ रहा है। 25 लाख वोल्ट, 25 करोड़ वोल्ट, इस तरीके से। तो बड़ी यूनिट्स भी होती है और छोटी यूनिट। बहरहाल हम अभी यूनिट्स पर डिस्कस नहीं कर रहे। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ना,
बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो। रेजिस्टेंस क्या होता है इसको समझो। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? आर। देखो रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, पहले इसको समझ लो। रेजिस्टेंस अपने मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। समझ में? अब आप बोलेंगे सर वायर के अंदर कोई बैठा है क्या जो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं दे रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वायर के अंदर कोई आदमी बैठा, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे रुके? उस रुकावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर फिर है कौन वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रुक रहे? तो सिंपल सा लॉजिक है। इस क्लासरूम में अगर मैं 20-25 लोग को एक साथ छोड़ दूं, आप लोग को नहीं लगता जब वो लोग आएंगे तो आपस में टकराएंगे आपस में? अच्छा जब वो लोग आप यहाँ आएंगे तो वो इस वॉल से टकराएंगे, जो वॉल से बाउंड्री है, 2-3 लोग एक साथ घुसेंगे तो जाहिर सी बात है इससे टकराएंगे। हम लोग तो सर अकेले भी आते तो भी टकरा के आते हैं, तो 2-3 लोग आएंगे तो टकरा के ही आएंगे ना। टकराएंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, कम होगी ना, रुकेंगे ना। इसी रुकने को क्या बोलते हैं हम लोग? तो एक्चुअली में अंदर कोई बैठा, जैसे मान लो कि ये वायर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर की वॉल से टकराएंगे, जिसकी वजह से उनकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, मतलब वो रुकेंगे। और उस रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? चलो क्लियर है? रेजिस्टेंस पक्का, कोई दिक्कत? अच्छा, एक लॉ है जिसको समझना है बच्चों, ओम्स लॉ। लॉ का नाम क्या है? ये एक्चुअली लॉ जो है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस को, जो 3 टॉपिक हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, इन तीनों को क्या करता है? रिलेट करता है। और ध्यान से देखो लॉ क्या बोलता है। लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ स्टेट दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? करंट से। अगर आप कुछ चीजों को कांस्टेंट कर दो, अगर आप कुछ चीजों को क्या कर दो, तो V किससे प्रोपोर्शनल है? I से। प्रोपोर्शनल का मतलब पहले भी बता चुका हूं। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी क्या होगा? इसी को बोलते हैं ना प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा वाला बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा वाला भी क्या होगा? कम। यहां तक की कोई दिक्कत है? तो उसने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इफ सर्टेन कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप मटेरियल की कुछ कंडीशंस को फिक्स कर दो, कांस्टेंट कर दो, तो उस केस में V किससे प्रोपोर्शनल होगा? I से। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर वो कौन सी कंडीशन है जिनको कांस्टेंट करना है? तो पहला मटेरियल, पहला क्या बच्चे लोग? मतलब वायर को चेंज नहीं करना। कॉपर है तो कॉपर रहेगा, आयरन है तो आयरन रहेगा, उसको अगर आप बदलते नहीं है। उसकी लेंथ, उसके लेंथ को अगर आप चेंज ना, पहले केस में आपने 1 मीटर ले लिया, दूसरे केस में आप 2 मीटर ले रहे हैं, तो आपको लेंथ को नहीं चेंज करना है, मटेरियल को चेंज नहीं करना है। तीसरा टेम्परेचर, तीसरा क्या है? टेम्परेचर अगर आप चेंज नहीं करते हो तो उस केस में V किससे प्रोपोर्शनल होगा? I से। अगर इनको चेंज किए, अगर इनको क्या किए? चेंज किए, तो ये जो कंडीशन है वो फिर सही नहीं। तो इसीलिए पहले उन्होंने उन चीजों को क्या कर दिए? फिक्स कर दिए कि भैया लेंथ फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, मटेरियल क्या है? फिक्स है। तो उस केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समझ में आया? अरे आया। अब मैंने आप लोगों को हमेशा बताया हूं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर इक्वल टू लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना, तो यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है? R। यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है? R। याद करो, हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, फादर इज इक्वल टू माँ। तो वहां पर हम लोगों ने देखे थे कि भैया जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाए थे, इक्वल टू लिखे थे, एक कांस्टेंट लिखे थे K। याद आ रहा है? उस K की वैल्यू कितनी रखे थे? 1। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, आपने प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर इक्वल टू लिखे तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आया? एंड दिस R इज व्हाट? रेजिस्टेंस। यार क्या चलो, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अरे हाँ के ना? पक्का। ओम्स लॉ क्लियर है? इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो बच्चे लोग कि आपके पास एक बिल्डिंग है 7 माली। इस बिल्डिंग के टॉप पर वो ब्लैक वाली टाकी रखी है जो अपने नॉर्मली देखते हैं, ये पूरी फील्ड है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ। और इसी के बाजू में एक बिल्डिंग है जो 4 माली, कितने माली की है? इसके भी टॉप पर वही टांकी रखी है, उसके अंदर भी पूरा पानी फील है। मैं बोलता हूँ
कि मैं यहाँ पर एक होल क्रिएट करता हूँ बॉटम में दोनों पे, तो इन दोनों में से पानी गिरना स्टार्ट होगा। सवाल ये है कि किसमें ज्यादा स्पीड से पानी गिरेगा और ज्यादा दूर तक गिरेगा। साथ वाली थी सर, इसमें पानी ज्यादा दूर तक के जाएगा, उसकी स्पीड भी क्या होगी। इसमें पानी कम दूर तक के जाएगा, उसकी स्पीड क्या होगी। ये किस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं आप, हाइट के बेस पर। सर डिफरेंस ज्यादा तो वाटर के गिरने की स्पीड भी। अब इसी डिफरेंस को बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते थे, पानी बह रहा है, इसको मान लो करंट, मान लो टाकी में इलेक्ट्रॉन भर के रखा था, इमेजिन कर लो, ऐसा हो नहीं सकता, इमेजिन कर लो होल, जैसी होल क्रिएट करूंगा इलेक्ट्रॉन गिरना स्टार्ट होंगे, ज्यादा स्पीड से किसमें गिर रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ज्यादा, तो यहाँ करंट भी क्या होगा, यही तो बोला था मैंने भैया, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट भी। क्लियर की नहीं, पक्का, कोई दिक्कत, झूठ तो नहीं बोल रहे, खामा कसम, रेजिस्टेंस क्लियर ना। कोई पूछेगा तो बता देंगे। एक आदमी है जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे गोल गोल रस्सी घुमा के पकड़ जाने नहीं दूंगा, सही बोल रहा हूँ, ऐसा है क्या, फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो सर वो आपस में टकराएंगे, उस वॉल से टकराएंगे जिस कंडक्टर से वो फ्लो हो रहे हैं, और जब टकराएंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, कम, मतलब वो रुकेंगे, और इसी रुकने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर है बच्चा लोग, इसको लिख लो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। अच्छा एक मिनट रुको, रेजिस्टेंस को कंप्लीट ही कर देते हैं ना। देखो बात करते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे लिख दो, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, उसको समझ लो पहले। देखो मैंने आपको बताया कि रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। मान लो कि एक टनल है, या मान लो ये एक वायर है और ये भी एक वायर है, क्या दोनों का एरिया सेम है, पर दिख रहा है इसका एरिया कम है और इसका एरिया क्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि भैया इसमें से आपको जाने गए, इसमें से आपको क्या करने गए, तो आसानी से किसमें से जा सकते हो, पहले वाले से कि दूसरे वाले से, ऑफ कोर्स से सर इसका एरिया क्या है, तो मैं आसानी से इसमें से ट्रेवल कर पाऊंगा, और इसका एरिया क्या है, तो इसमें से दिक्कत क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है, मतलब एरिया ज्यादा तो रुकावट कम है कि नहीं, एरिया ज्यादा तो रुकावट। अरे भैया इस दरवाजे की जगह पर मान लो एक चूहे की बिल बनाकर बोलते इसमें से एंट्री करेंगे क्लास में आप लोग, दिक्कत ज्यादा होगी ना, सर कोई आ ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। अच्छा मैं बोलता कि दरवाजे के बगैर पूरी दीवाली तोड़ देते, बोले यहाँ से आओ जाओ सीधा, आसानी से आएंगे सर, और मजा आएगा आने में। मतलब एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस, एरिया कम तो रेजिस्टेंस, कौन सा रिलेशन, इनवर्स का, कौन सा रिलेशन है, तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया कम रुकावट ज्यादा, एरिया ज्यादा रुकावट, डायग्राम से समझ में आ रहा है। अब एक सवाल और, मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें से इस एंड से यहाँ पर आओ और इसमें से इस एंड से यहाँ पर आओ, तो किसमें आपको दिक्कत ज्यादा होगी आने में। अभी लेंथ वाले में बात कर रहा हूं, किसमें ज्यादा दिक्कत होगी, सर इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा चलने के लिए, इसमें लेंथ क्या है, तो मैं कम टाइम में बाहर आ जाऊंगा। अरे है कि नहीं, टनल के अंदर आपको जाने का, एक टनल है छोटा सा, तो आप आसानी से बाहर आ सकते हो, बट उसी सेम साइज का एक टनल है मगर वो लेंथी है, वो कैसा है, तो हम लोग को पता है कि सर उसमें रुकावटें क्या होगी, अंदर अंधेरा ज्यादा हो जाएगा, गिरने पड़ने की चांसेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, लेंथ ज्यादा तो रुकावट भी क्या होगी। जैसे ये क्लासरूम में होती, जैसे ये क्लासरूम है, फिलहाल तो अभी ये छोटी है कि नहीं, अगर इसी की जगह ऊपर वाली क्लास ले लें, उसमें लेंथ बहुत बड़ी होती। आप लोग ब्लॉक 1 में बैठे हो, ब्लॉक 1 में देखो साइड से सिर्फ जाने की जगह है, तो उसमें से जाएंगे तो ऐसा जाना पड़ता था अपने, नोटिस किए हो, तो उसमें लेंथ ज्यादा है, उसमें लेंथ क्या है, तो टाइम भी क्या लग रहा है ज्यादा, टाइम भी क्या लग रहा है, बट अगर वो क्लास छोटी होती, 3-4 बेंच ही होती, तो हम लोग फौरन क्या आ जाते, बाहर आ जाते, मतलब लेंथ कम होता तो रुकावट भी कम, लेंथ ज्यादा है तो रुकावट भी क्या है, लेंथ और रेजिस्टेंस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट का, कौन सा रिलेशन है, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी। अरे समझा कि नहीं भाई, इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं बच्चे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं
R is directly proportional to length and inversely proportional to area. प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर जब इक्वल टू लिखूंगा तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा ना, तो उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर लिख दिए रो। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको रो पढ़ते हैं, बट यहाँ पर आप इसको क्या पढ़ना ले, रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ना ले बच्चों? नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि बुक में उसके ऊपर कुछ ज्यादा दिया हुआ, फ्यूचर में फर्दर स्टैंडर्ड्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मटेरियल फिक्स रखोगे तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? फिक्स। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसा डिपेंडेंट है? कम ज्यादा करोगे टेम्परेचर तो रेजिस्टिविटी क्या होने लगेगी? बदलने लगेगी। और रेजिस्टिविटी पे कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी पे कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस बदलेगा ना, अगर रेजिस्टिविटी बदलेगी। इसीलिए मैंने बोला था ओम्स लॉ में कि टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना। याद है कि ओम्स लॉ पढ़ाते टाइम बोला था मटेरियल, टेम्परेचर और लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। अरे हाँ है ना, एरिया चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी बदलेगी ना भाई। मटेरियल चेंज किए, रेजिस्टिविटी बदली, मतलब रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अरे हाँ है ना, इसीलिए यहाँ पर उन सारी चीजों को क्या कर दिए थे? फिक्स कर दिए। उन सारी चीजों को क्या कर दिए थे? क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? पक्का? रेजिस्टेंस क्लियर? R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो हमने रेजिस्टेंस लिखे इसको बताया किसने था? ओम्स ने। किसने बताया था? इसके लिए इस रेजिस्टेंस की यूनिट जो है ना बच्चों वो ओम है, और ये ओम का सिंबल, ये ओम का, आप या तो ये बनाओ या फिर आप OHM लिख दो। ओम क्या लिख दो? ओम। दोनों ही चीज क्या है? सेम। जैसे आपने बोले रेजिस्टेंस 40 है, 40 कितना क्या है? ओम। 40 ओम्स है। जैसे 40 किलो, 5 किलो, 10 किलो, केजी यूनिट है। वैसे रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी है? क्या है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बच्चे लोग? याद रहेगा? कोई दिक्कत? ओम्स लॉ याद रहेगा ना? लिख लो उसको। देखो बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या है? बेसिकली सर्किट हम लोग हाँ, बेसिकली सर्किट हम लोग उसको बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले? फ्लो। बट इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ हम लोग कहां पर ड्रॉ करते हैं? वायर के अंदर। बट इसके अलावा हम लोग को पता है कि एक सर्किट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। जैसे आपने बैटरी कनेक्ट की है, आपने बल्ब कनेक्ट किए, आपने कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं जो करंट या फिर वोल्टेज को मेजर कर रहा है, रेजिस्टेंस है, बहुत सारी चीजें। उन सारी चीजों के लिए हम लोग एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं, उसमें उन सारी चीजों का सिंबल यूज करते हैं। क्या करते हैं? अब हर जगह मैं रेजिस्टेंस लिख नहीं सकता, हर जगह पर मैं वोल्ट मीटर या एमीटर ड्रॉ नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सर्किट का यूज करते हैं, ताकि हम लोग उसमें पानी है किसी के पास? तो हम लोग बात कर रहे थे सर्किट, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? जो कंपोनेंट यूज करते हैं ना, उनका हम लोग यूज करते हैं सिंबल्स। क्या यूज करते हैं बच्चे लोग? तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम लोग उन कंपोनेंट्स का नाम लिखते हैं और उनका सिंबल देखते हैं कि उसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंपोनेंट और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं उनका। सबसे पहले तो बात करते हैं कंडक्टिंग वायर्स, इसकी बात करते हैं चलो। तो वायर्स नॉर्मली हम लोग कैसे बैठे? जैसे ये एक वायर है, वायर तो भाई आप नॉर्मली देखते हैं तो ये वायर की सिंबल है। कुछ होते हैं क्रॉसिंग वायर। क्या होते हैं बच्चे लोग? वायर क्रॉस भी करते हैं बहुत सारी जगह पर, तो क्रॉसिंग वायर का ये सिंबल होता है। मान लो ये एक वायर था, इसके ऊपर से एक वायर और गया, तो आप उसको ऐसा नहीं बना, ये गलत तरीका। क्रॉसिंग वायर को हम ऐसे डिनोट, समझा? वो क्या कर रहा है? उसको क्रॉस कर। सिमिलरली हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े अभी बच्चे लोग, रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है।
ये रेजिस्टेंस का सिंबल, किसका सिंबल है? एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यूज को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ये है वेरिएबल, ये क्या बच्चे लोग? वेरिएबल। एरो बना देंगे तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। सिमिलरली हम लोग बल्ब यूज करते हैं, तो ये बल्ब का सिंबल होता है ऐसा। अगर ऊपर ऐसा लाइट ड्रॉ कर दिया मतलब बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है, मतलब उसके अंदर से करंट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। सिमिलरली हम लोग सेल यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं ना, तो ये सेल का सिंबल है। बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव है, छोटा टर्मिनल नेगेटिव है। ऐसे ही बैटरी होती है। बैटरी क्या है बच्चे लोग? ये बैटरी का सिंबल। दो तीन सेल को जब आप सीरीज में ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे लोग? देन अपने पास एमीटर है। क्या बच्चे लोग? एमीटर इज अ डिवाइस which is used for measuring the current। किसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए? ऐसे ही अपने पास एक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है बच्चे लोग? व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए यूज होता है बच्चे लोग? वोल्टेज। समझ में आया? दीज आर दी सर्टेन कंपोनेंट्स जो एक सर्किट के अंदर क्या होते हैं? यूज होते हैं। इसके अलावा स्विचेस भी होते हैं। स्विचेस में ड्रॉ किया, ओपन और क्लोज दोनों टाइप के हो सकते हैं ना, ओपन और, तो ये ओपन स्विच है और ये क्लोज स्विच है। इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओपन स्विच, और अगर क्लोज रहेगा तो ये दोनों टच रहेगा। जब आप स्विच प्रेस करते हो, क्लोज करते हो, तो ये इससे क्या हो जाता है? टच हो जाता है। यहां तक ये करंट आ रहा था बट आगे जा रहा, आपने जैसे ही प्रेस किए, क्लोज किए, अब करंट आगे भी क्या होगा? फ्लो। समझ में आया? तो these are the certain symbols जो कि हम लोग यूज करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट को जब ड्रॉ करते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एकदम सिंपल है। देखो कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर से करंट क्या हो सके? पास हो सके, जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं सब के सब क्या है? मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? फ्लो हो सकते हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, आपको पता नहीं है शायद, बट सिल्वर या गोल्ड का रेजिस्टेंस आयरन से कम होता है। आयरन से क्या होता है उनका रेजिस्टेंस? मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन और अच्छे से फ्लो होंगे। मतलब बोलने का मतलब यह है कि रुकावटें कम होगी तो करंट ज्यादातर क्या होगा? यूज होगा। लॉसेस क्या होंगे? कम होंगे। पंखा गर्म होता है ना, क्यों गर्म होता है? उसके अंदर रेजिस्टेंस है। उसके अंदर क्या है चलो? अरे टकराते तो हीट प्रोड्यूस होती है ना टकराने से। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट बनेगी क्या? नहीं, कम बनेगी। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी क्या बनेगी? और इसका मतलब क्या होगा फिर? सर जितना आपने करंट दिए थे मैक्सिमम क्या हो जाएगा? यूटिलाइज हो जाएगा, और थोड़ा बहुत क्या होगा? वेस्ट होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सोने का पंखा नहीं बना सकते, है ना? सोने का पंखा बनाने जाएंगे तो हम लोग बिक जाएंगे सर। इतना पैसा तो नहीं हम लोग के पास कि हम लोग सोने का पंखा बनाएं। उससे अच्छा हम लोग बोलेंगे कि भैया एक काम करते, लाइट की बिल ही भर देते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर आर वो जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकता है, या यूं बोलो जिनके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। समझ में आ रहा है? हम लोग अपने घर के अंदर गोल्ड की या सिल्वर की वायरिंग करें बच्चे लोग, तो हम लोगों की लाइट की बिल जो है वो कम आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। फिर मगर प्रॉब्लम यही है, गोल्ड की वायरिंग कराएगा कौन सर? चलो मान लो सर मैं करवा भी लिया, तो फिर हम लोग तो चुरा लेंगे, है ना? जब मन किया, पैसा नहीं है तो घर में से उतरे चुपचाप, ट्यूब के पास से लाइट कट के, वायर कट के निकाल के जेब में फोल्ड के निकल लिए। सोनार के पास जाके बेचे, पैसा। घर वाले को परेशान है, लाइट जल रही नहीं आज। फिर बाद में अच्छा वायर काट के लेके गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो कंडक्टर्स आर व्हाट? वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, या वो जिनके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है।
इंसुलेटर इसी का उल्टा, जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। वुड है, ग्लास है, प्लास्टिक है, दीज आर दी इंसुलेटर। अरे क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा इतना लिख लो फिर वो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप लोग का बेस बनने वाला है 10th स्टैंडर्ड के, है ना। हम लोग 10th स्टैंडर्ड में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करने वाले हैं। करंट अपने को आना चाहिए। अब यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से ज्वाइंट कर सकते हैं, एक के बाद एक या एक के नीचे एक। उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। पहला बात करते हैं कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में ज्वाइन कर दे, किसमें ज्वाइन कर दे? तो देखो अब एक रेजिस्टेंस नहीं है, दो तीन रेजिस्टेंस है, तो लोग उसको रेजिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान से देखो, रेजिस्टर जिसके पास रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलने वाले हम लोग? रेजिस्टर। रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको पता नहीं रिमोट के बोर्ड को देखियो नहीं, वो ग्रीन वाला बोर्ड जो आता है रिमोट टूटने के बाद, उसके अंदर आप लोग देखो ऐसा छोटे से ऐसे सिलिंड्रिकल शेप के पार्ट्स होते हैं और दो उसके एंड निकले होते हैं जो उसपे शोल्डर की होते हैं उस बोर्ड के अंदर ग्रीन वाले। देखियो ऐसा सिलेंडर जैसा दिखता है, ऐसा कुछ इसके अंदर ऐसा कलर कोडिंग होता है। देखियो इसी को रेजिस्टर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं लोग? रेजिस्टर। तो जब मैं रेजिस्टर या सिंपली वो समझो ना जिसके अंदर से करंट पास होने वाला है, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस तो है। आप इस पंखे के भी अंदर रेजिस्टेंस है, उस ट्यूबलाइट के अंदर भी रेजिस्टेंस है, सबके अंदर रेजिस्टेंस तो है। तो अगर क्या हो मैं कुछ रेजिस्टर्स को सीरीज में ज्वाइन करूं, सीरीज मतलब एक के बाद एक, कुछ इस तरीके से। एक के बाद एक ज्वाइन किया हो ना, तो कौन सा कनेक्शन है? इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से और यहां लगा देते हैं स्विच। स्विच क्लोज है ना, डॉट है तो क्या है वो? मतलब इसके अंदर से करंट क्या होने वाला है? फ्लो होने वाला है। अच्छा देखो करंट जब यहां से निकलेगा, लेट से करंट क्या है? आई। करंट कौन सा बच्चों? तो सब में से करंट जाएगा और सब में से करंट कैसा जाएगा? सेम। सब में से करंट कौन सा जाएगा? करंट के पास कोई दूसरा रास्ता, तो वही करंट जाने वाला है। मतलब कि अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा बच्चों? करंट कभी बदलता किसमें? सीरीज। इसमें अच्छा देखो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस, यहाँ क्या है बच्चों? कुछ। तो जब यहाँ करंट आएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज क्या होगा? ड्रॉप होगा। अरे I इंटू आर को ही तो V बोलते हैं। ओम्स लॉ याद करो, V इक्वल्स टू IR। R है, लेट्स से इसको R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ, इसको। तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है तो इसकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेट्स से इसको हम लोग कितना बोलते हैं? V1। ऐसी इसकी वजह से V2 और इसकी वजह से। क्लियर है? करंट बदलने वाला तो यहाँ लिख देता हूँ, करंट विल रिमेन सेम। करंट विल रिमेन। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल वोल्टेज कितना है, मैं आपसे पूछूं कि टोटल वोल्टेज कितना है, कैसे निकालेंगे टोटल वोल्टेज? आप बोलेंगे सर ये तीनों वोल्टेज को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वोल्टेज। अरे हाँ है ना, तो मैं बोलता हूँ लेट्स से टोटल वोल्टेज V है। कितना है? वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। सही है कि नहीं बच्चा लोग? बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? अरे बोलो, ओम्स लॉ क्या होता है? सर V इज इक्वल्स टू I R। तो अगर मैं V1 निकालूं तो कितना होगा? I1 R1। अरे हाँ है ना, मैंने I1 लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा I1? करंट तो सेम है ना, उसको 1 2 3 लिखने की जरूरत। अगर V2 के लिए लिखूं तो कितना हो जाएगा? I इंटू R2 और V3 के लिए लिखूं तो I इंटू। सही है ना? मैं क्योंकि
यहाँ ध्यान दो, मैं क्योंकि सीरीज के लिए बात कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर सफिक्स में क्या लिख देता हूँ, एस, रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ गया? अब देखो इस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर एस, बी की जगह क्या लिख दिया, आई आर एस। V1 किसके बराबर है, आई आर, V2 किसके बराबर है, V3 किसके बराबर है, सही है बच्चा लोग। इन तीनों में से आई को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू आई आर एस। आई से आई, तो आर एस किसके बराबर आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। आर एस बोले तो सीरीज रेजिस्टेंस, वो कितना होगा सर, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो आप सारे रेजिस्टेंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर वो सीरीज में है तो, अगर वो सीरीज में है तो उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आरएस। अब आप बोलिए सर ये क्या फायदा है, सीरीज कनेक्शन देने से क्या फायदा है? देखो सीरीज कनेक्शन से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि ये लोग 10 ओम के थे, कितने ओम के थे, तो RS कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30। बढ़ गया ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो गया। तो अगर आपको सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप कौन सा कनेक्शन देंगे, सीरीज। कौन सा कनेक्शन देंगे। अब आप बोलेंगे सर मैं क्यों रेजिस्टेंस बढ़ाऊं, रेजिस्टेंस तो रुकावट पैदा कर रहा है ना भाई, तो बढ़ाने से क्या फायदा। इसी को हम लोग 10th स्टैंडर्ड में सीखेंगे, बट फिर भी कोरिलेट करते चलता हूं। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। बोले तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे हैं, और टकराएंगे तो क्या बनती है, हीट। टकराएंगे तो क्या बनती है, और हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं जहां पर करंट देकर हम लोग हीट निकालना चाहते हैं। हीटर, गीजर, आयरन, ये सब जगह आप करंट देकर क्या चाह रहे हो, मतलब हीट ना। तो वहां पर आप उसके अंदर जो कनेक्शन दोगे, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पर बताया था, वो कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में। कैसे कनेक्ट करोगे, ताकि वो क्या कर सके, हीट कर सके। समझ में आया, अरे हाँ या ना। इसी के आगे 10th में देखेंगे कि वो हीट कैसे बनती है इन डिटेल। यहाँ तक क्लियर है। मगर इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसका ड्रॉबैक क्या है इसको भी समझ। इतना तो समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ाने का है तो कौन सा कनेक्शन देंगे, सीरीज। बट वो कहाँ देंगे, आप बोलेंगे घर पे सीरीज कनेक्शन दे दूं क्या, नहीं। आप यहाँ नहीं चाहते हो रेजिस्टेंस बढ़ा, पंखे को क्या जरूरत है, पंखे का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो गर्म होगा ना, आप पंखे को गर्म करना चाहते हो। नहीं सर मैं तो वहां करंट देके बदले में मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विंड चाहता हूँ, तो मैं वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ाना, तो वहां पर अपने को सीरीज कनेक्शन देने से कोई फायदा, वहां कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। वैसे भी सीरीज का एक ड्रॉबैक है, देखो इन सब के अंदर से करंट क्या जा रहा है, सेम। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये पहला पंखा, ये दूसरा पंखा और ये तीसरा पंखा। लाइन से 3 पंखे लगे ना, अपने भी इत्तेफाकन क्लास में भी 3 पंखे लगे यहाँ पे। तो पहला पंखा, दूसरा पंखा, तीसरा, तीनों पंखे सेम है, सीरीज कनेक्शन। मतलब तीनों में से करंट क्या जाने वाला है, मैं बटन ऑन किया तो तीनों चालू हो जाएंगे। अरे आगे ना कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने तीनों को कैसा कनेक्ट किया हूँ, सीरीज में। एक बटन ऑन किया पहले तो तीनों चालू, मतलब एक बच्चा भी बैठा है तो तीनों पंखे घूमने आ रहे, नुकसान है ना, बिल ज्यादा आएगी। अच्छा दूसरा, मान लो ये पहला वाला पंखा खराब हो गया तो करंट आगे जाएगा, करंट आगे जाएगा क्या, ये खराब हो गया ना, इसी के थ्रू तो आगे करंट जा रहा है ना। जब यही खराब है तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, करंट आगे नहीं जाएगा तो आगे के पंखे चलेंगे क्या। हालांकि वो सही है, वो लोग तो सही है ना, खराब ये वाला हुआ था, वो दोनों तो कैसे सही है, बट फिर भी उनके अंदर से करंट जाने वाला। अब आप बताओ क्या सीरीज कनेक्शन फायदेमंद है घर के अंदर, मतलब होम अप्लायंसेस के लिए, अपने हाउस होल्ड सर्किट के लिए सीरीज कनेक्शन करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा है, आप पैरेलल, ऑप्शन कौन सा है। देखो सीरीज में नुकसान क्या था कि सर सेम करंट आ रहा है ना, तो पैरेलल में करंट सेम, समझ में आ रहा है, पैरेलल। इसका भी एग्जांपल लेता हूं, पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ तक के करंट आई है, यहाँ तक के करंट, लेट्स से यहाँ R1 है या R2 है और ये, बट जब यहाँ पर करंट बॉयज
मेरे को आता है, तुम लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ध्यान। R1 R2 एंड R3 तीन है, एक के नीचे एक है, तो कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल। अब सर ध्यान देखो, यहाँ करंट आई आया, अब उस करंट के पास तीन रास्ते, उस करंट के पास तो भैया यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, और करंट जाएगा तो तीनों जगह से। हाँ ये अलग बात है कि जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहाँ करंट क्या हो जाएगा? कम। जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट क्या हो जाएगा? सिंपल सा टेक्निक है भाई। ये दो बच्चे हैं, मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि भैया आपको आपके घर पे जाने का है, दो रास्ते देता हूँ। क्या करता हूँ? आपको दो रास्ते देता हूँ। या मान लो एक रास्ता है जिसमें 5 किलोमीटर पानी है और 1 किलोमीटर क्या है? तैरने का। सॉरी 5 किलोमीटर पानी 1 किलो रोड है, और एक रास्ता है जहाँ पे 3 किलोमीटर पानी और 3 किलो रोड है। कौन सा चूज करेगा वो? 3 किलोमीटर पानी 3 किलो रोड। सर पता है उसको, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? कम। पानी कम है ना, तैरना कम पड़ेगा मुझे। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस वहां पर भी, रुकावट तो है वहां पर, बट वहां कम है, तो वहां से ऑप्शंस क्या है जाने के? ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस जहाँ ज्यादा होगा वहां से करंट क्या जाएगा? कम जाएगा। तो लेट्स से R1 से जो करंट जाने वाला है वो I1, R2 से जो करंट जाएगा वो I2, और R3 से जो करंट जाएगा वो। यह वोल्टेज चेंज होने वाला मैंने अभी बताया, जहाँ रेजिस्टेंस कम वहां पर करंट क्या? ज्यादा। अरे हाँ है ना? जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट क्या? और I इंटू R को ही तो V बोलते हैं ना, तो लोग मल्टीप्लाई होकर आपको हमेशा वोल्टेज क्या देंगे? सेम। बोलने का मकसद ये है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है बच्चे लोग? सेम। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज बदलता, यहाँ लिख देते हैं, वोल्टेज विल रिमेन सेम। वोल्टेज विल रिमेन। आप ध्यान से लिखिए। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे टोटल करंट निकालना है, क्या निकालना है? तो आप बोलेंगे सर इन तीनों को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आई ना। अरे आई से टूट के ये तीन निकले थे ना, तो इन तीनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? आई। तो मैं लिखता हूँ कि टोटल करंट दैट इज आई, वो किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। सही है बच्चा लोग? अच्छा, हम लोग पढ़े बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ क्या होता था? V किसके बराबर है? I R। V किसके बराबर है? तो भैया मैं R को नीचे लेकर आता हूँ, तो V बाय R किसके बराबर हो जाएगा? I। किसके लिए हो जाएगा? क्योंकि मैं पैरेलल लिख रहा हूँ, इसके लिए मैं सफिक्स में क्या दे देता हूँ? V। ऐसे अगर मैं I1 निकालूं, क्या निकालूं? तो वो कितना होगा? V बाय R1। ऐसे अगर मैं I2 निकालूं, वो कितना होगा? V बाय R2। ऐसे अगर मैं I3 निकालूं तो वो कितना होगा? V बाय। सही है ना? अरे कोई दिक्कत? अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में। I की जगह क्या रखूंगा? V बाय R2। I की जगह क्या रखेंगे? I1 की जगह पे V बाय R1, R2 की जगह पर V बाय, सॉरी I2 की जगह पर V बाय R2, I3 की जगह पर V बाय, तीनों में V है, कॉमन निकालो, क्या बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू V बाय, V से V, तो 1/RP will be equal to what? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, मतलब अगर आपको पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है और आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप उसमें क्या करेंगे? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये जो आरपी है ना, इसकी वैल्यू इनसे कम होती है। R1, R2 और R3 से इसकी वैल्यू क्या होती है कुछ लोग? जैसे RS याद है 30 ओम आया, अगर ये 10 थे, तीनों को ऐड करो तो कितना हो जाता है? 30 था। कितना हो जाता है बच्चे लोग? जैसे ये भी कितने हैं? 10। ये लोग भी कितने हैं? अब यहाँ पर देखो जरा, तो 1/RP कितना हो जाएगा? R1 कितना है? 10, R2 कितना है? 10, R3 कितना है? तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3/, इज इक्वल्स टू 1/RP चाहिए ना, उल्टा कर दो, तो RP किसके बराबर हो जाएगा? 10/, रेसिप्रोकल कर दिया भाई, पता है ना? 3 1 3 3, फिर एक आएगा 3.3333 कैरी ऑन होने वाला है। RP की वैल्यू कितनी आई? 3.3। कितनी आई? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने होंगे थे? 10, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? कम है ना? तो अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो कौन सा कनेक्शन? पैरेलल। रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो कौन सा कनेक्शन? सीरीज। अरे सिंपल, कोई दिक्कत? दोनों के अपने फायदे। मैंने बताया सीरीज कनेक्शन देने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा,
पैरेलल कनेक्शन दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। और हम लोग घर में क्या चाहते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो, कमी हो ना। वहां पर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाना नहीं चाहते। अच्छा, इसका फायदा देखो क्या है, क्योंकि इन तीनों में से करंट अलग अलग जा रहा है, तो अगर एक खराब हो गया तो बाकी दो चलेगी, क्योंकि करंट तो तीनों में से जा रहा है। इसमें से अलग करंट, इसमें से अलग, इसमें से ये वाला अगर खराब है तो ये दोनों बंद पड़ने वाले। तो बेटर घर में कौन सा कनेक्शन देना, पैरेलल कैसे। अब बताओ यहाँ पर कौन सा कनेक्शन दिया है, समझ में आया। वाई वी आर गिविंग पैरेलल कनेक्शन, एक तो रेजिस्टेंस कम, एक तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सर ये तो मेरे लिए फायदेमंद चीज है, मेरा बिल कम आएगा। दूसरा पैरेलल कनेक्शन का फायदा ये कि इंडिविजुअल, कभी कभी देखो एक ही बटन पे दो चीज दी होती है, ऐसा तो क्लास में भी नहीं है, सब अलग अलग है। एक ही बटन पे दो लाइट दे देते हैं, वो चालू किए तो दोनों चालू, वो खराब हो गया तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि भैया दोनों में से करंट क्या जा रहा है, समझ में आया। हाँ, कोई दिक्कत, थोड़ी सी टाइम है ना, 5 मिनट है, थोड़ा सा सुन लो। अपने घर के अंदर बच्चे लोग 3 तरीके के वायर आते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर। नाम सुने, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थिंग। लाइव वायर जो होता है बच्चे लोग, ये करंट लेकर आता है। लाइव वायर करंट क्या करता है, और न्यूट्रल वायर करंट लेकर जाता है। अर्थिंग का वायर सेफ्टी के लिए। अर्थिंग का वायर किसके लिए होता है, अपने घर के अंदर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं जो मेटेलिक बॉडी के बने, तो अगर मान लो इनकी कोटिंग निकल गई रबर की, तो मेटल तो सीधा किसके कांटेक्ट में आएगा, वायर में, तो उसके अंदर भी करंट आने लगेगा, और अगर आपने टच किया तो आपके अंदर भी करंट आने लगेगा। इसीलिए हम लोग अर्थिंग का वायर, एक वायर होता है, कभी मीटर बॉक्स में जाके देखो, सीधा जमीन के नीचे गया, क्योंकि जमीन का पोटेंशियल सबसे कम है, सारा करंट कहाँ जाना चाहता है, जमीन। तो अर्थिंग का वायर किसके लिए, सेफ्टी के पर्पस। लेकिन इन केस अगर करंट आपके मेटेलिक बॉडी में आने लगे तो अर्थिंग के वायर से वो कहाँ चले जाए, जमीन में चले जाए। समझ में आया। हर वायर का ना अपना एक कलर कोड होता है, हर वायर का क्या होता है, अपना एक कलर। जैसे लाइव वायर जो है ना, वो या तो रेड या तो ब्राउन कलर में, या तो रेड या तो ब्राउन। न्यूट्रल वायर जो करंट लेकर जा रहा है, ये कलर हमेशा इसका ब्लू या फिर ब्लैक होगा, ब्लू या तो, और तीसरा कौन है, अर्थिंग। अर्थिंग जो होता है ग्रीन या फिर येलो। इसकी कलर कोडिंग होती है। हम लोग जब घर के अंदर कनेक्शन देते हैं तो हम लोग यही वायर्स को यूज करते हैं, बट जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो वो कोई भी वायर ज्वाइन करके निकल लेता है, फिर बेचारे बाद में जब दूसरे इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो चेक करते हैं वो लोग, क्योंकि कलर कोडिंग इसीलिए दी गई है कि ये सारी दिक्कत ना हो। जैसे आप फैन लेकर आते तो देखो 2 वायर दिया रहता है ना, अपने को नहीं पता, उल्टे का पलटा कनेक्शन जोड़ दिए तो वायर जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए कलर कोडिंग याद रहेगा। लाइव वायर का कलर कौन सा है, अरे बोलो, रेड एंड ब्राउन। न्यूट्रल ब्लू एंड ब्लैक, और अर्थिंग याद रहेगा पक्का। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में कितने वोल्ट का डिफरेंस है, 220 वोल्ट। कितने वोल्ट का, याद रहेगा। सो विद दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।